तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका एसपी मोटो ज्ञान में। और आज हम आपके लिए लाए हैं होंडा की SP 125। और आज यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों इसकी 10 बड़ी कमियों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले बड़ों को नमस्कार, मेरे वालों को हाय हेलो की हाल। तो आज आप देख रहे हैं आपके सामने है होंडा की SP 125 और आज हम यहाँ बात करने वाले हैं इसके डीमेरिट्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हो दोस्तों कि ये इस सेगमेंट की सबसे पहली फीचर लोडेड बाइक थी होंडा की तरफ से और इसका कोई कंपटीशन नहीं था। ये अभी तक मार्केट में नंबर 1 पर थी, लेकिन क्या ये नंबर 1 बनी रहेगी इस सेगमेंट में, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि दोस्तों इसमें जो छोटी छोटी ऐसी कमियां हैं जो कि मैंने महसूस की, इसे मैं 1 साल से चला रहा हूं, तो उसके दौरान मुझे जो कमियां इसमें महसूस हुई हैं, यदि होंडा उसे कंसीडर करता है और उन कमियों को दूर करता है तो डेफिनेटली ये मार्केट में अभी भी नंबर 1 बनी रहेंगी। जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, इस समय सभी कंपनियां 125 सीसी में नई बाइकें लॉन्च कर रही हैं और काफ़ी अच्छे फीचर के साथ लॉन्च कर रही हैं। तो होंडा को ऐसे में अपनी मोनोपोली को बचाने के लिए डेफिनेटली कुछ अच्छा वर्क करना पड़ेगा इस बाइक के साथ और इन कमियों को दूर करना पड़ेगा ताकि वो मार्केट में बनी रहे। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं पहले कमी के बारे में। तो इसकी जो पहली कमी है दोस्तों वो है इसका टायर। आप जैसे जानते हैं कि इसमें आपको फ्रंट में 18/100 का टायर मिल जाता है और साथ ही साथ इसके रेयर में भी 18/100 का टायर मिल जाता है। यदि हम बात कर लेते हैं इस छोटे सेगमेंट की बाइकों में, तो कंपनियां अक्सर 18/100 का ही टायर प्रोफाइल देती हैं फ्रंट में, जो कि मैनेजेबल होता है और डिसेंट है, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि मैं बात कर लूँ दोस्तों बैक की, तो बैक में ये बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता दोस्तों। जैसा कि आप जानते हो कि 95,000 में आता है, तो और इसमें इतना कम विड्थ का टायर कंपनी ने दे दिया है जो कि बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता इसके प्राइस टैग को। और साथ ही साथ यदि हाई स्पीड, आप भी जानते हैं कि वह 100 या 105 तक आसानी से जा सकती है, तो यहाँ पर यदि वो कुछ टायर में की चौड़ाइयाँ बढ़ा देता तो रोड की जो ग्रिप है वो काफ़ी अच्छी हो जाती। और क्योंकि हम जब हाईवे में चलते हैं, हाई स्पीड में चलते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम और हो सकती है इस बाइक को स्टेबल करने में। तो ये मेरे हिसाब से दोस्तों पहला इसका डिमेरिट लगता है मुझे, क्योंकि 95,000 में ये बाइक आ रही है और कंपनी ने इसमें कॉस्ट कटिंग कर दी टायर को लेके, और ये कहीं ना कहीं लाइफ से रिलेटेड होता है। ग्रिपिंग यदि अच्छी नहीं होगी तो कुछ अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग हो सकती है। कंपनी ने जो ये टायर इसमें पतले दिए हैं, डेफिनेटली उन्होंने ये माइलेज बढ़ाने के लिए दिए हैं, पर माइलेज ही सब कुछ नहीं होता है दोस्तों, लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि टायर की ग्रिपिंग ही अच्छी नहीं होगी रोड पे, तो बाइक स्किड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कंपनी को यहाँ पर माइलेज के साथ साथ पीपल के लाइफ को भी के बारे में भी कंसीडर करना चाहिए और थोड़े से मोटे टायर देने चाहिए 90 सेक्शन के, जैसे कि पल्सर या ग्लैमर अदर बाइकें अपनी बाइकों में दे रही हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब सेकंड डिमेरिट्स के बारे में। तो जो सेकंड डिमेरिट्स है दोस्तों वो है इसका फिट एंड फिनिश। कंपनी ने यहाँ पर फिट एंड फिनिश पे बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ कि आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रफ़ एजेस दिख सकते हैं। इधर देखें आप, ये देखें, ये बिल्कुल यहाँ पर इतना ज़्यादा गैप यहाँ पर कर दिया है कंपनी ने। बिल्कुल कंपनी ने यहाँ वर्क ही नहीं किया अच्छे से। साथ ही साथ आपको मैं बैक लेके चलता हूँ, तो बैक में आप देखेंगे टेल लाइट के सेक्शन में, ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल प्लास्टिक बाहर से है, इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया है दोस्तों। ये जो गैप है ये बिल्कुल गाड़ी के लुक को ख़राब कर देता है। तो कंपनी को फिट एंड फिनिश पे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वर्क करना चाहिए था, क्योंकि मार्केट में आज सभी कंपनियाँ फिट एंड फिनिश को पर बहुत ध्यान दे रही हैं, क्योंकि वो बाइक की असली लुक प्रोवाइड करती है। यदि फिट एंड फिनिश नहीं है तो बाइक बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ दोस्तों कि टायर और इस साड़ी गार्ड के बीच का गैप देखिए, ये बिल्कुल बाहर सा भाग रहा है। तो कंपनी ने सब छोटी छोटी चीज़ों पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया है, जो कि बाइक के लुक को बेकार कर रही है। अब चलते हैं दोस्तों के थर्ड डिमेरिट्स के बारे में, जो कि इससे रिलेटेड है इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल से। आप जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं यहाँ जो फ्यूल गेज है ये कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है, ये काफ़ी वेरिएबल है। कभी अपने आप 2 हो जाएगा, कभी 3 हो जाता है, कभी इसमें 500 करने लगते हैं। मतलब इसमें जो ये फ्यूल गेज आपको दिखाई दे रहा है कि कितना फ्यूल है, ये
क्लियर नहीं है। कंपनी ने जो इंस्ट्रूमेंट पर काम किया है वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये इम्पोर्टेंट क्यों है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप भी जानते हो कि ये एक BS6 FI गाड़ी है और हर FI गाड़ी में जो FI पंप होता है दोस्तों उस टैंक के अंदर होता है और उस FI पंप को जो पेट्रोल है उस पेट्रोल के नीचे वो डूबा रहना चाहिए। यदि वो पेट्रोल के ऊपर रहेगा तो इससे आपका FI पंप जलने का डर रहेगा और आपको सीधा 5 से 10 हज़ार रुपये का फटका लग सकता है दोस्तों। इसलिए ये मेरा रिकमेंडेशन होगा है कि आप इसमें हमेशा 2 से 3 लीटर पेट्रोल ज़रूर भर के रखें। इसके फ्यूल गेज पे बिल्कुल मत जाएं क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर पिक्चर नहीं दिखा रहा है आपको। तो कंपनी को इस पर वर्क करना चाहिए था। और जो चौथा डिमेरिट है दोस्तों यहाँ पर हमारा है वो है इससे रिलेटेड सस्पेंसन। इसमें जो कंपनी ने सस्पेंसन फ्रंट में और बैक में जो दोस्तों दिए हैं वो सस्पेंसन उतने अच्छे नहीं हैं। वो काफ़ी स्टीफर साइड है या यूँ कहूँ मैं कि हार्ड साइड है, क्योंकि जब भी आप बाइक को किसी गड्ढे भरे रास्तों में लेके चलते हैं या मडी एरिया में चलते हैं तब आपको कहीं ना कहीं इन सस्पेंशनों से टक टक की आवाज़ आती है। जब आप कभी ब्रेकर को इस बाइक को कुदाएंगे तो आपको भी बहुत ही इरिटेटिंग वाला कट की आवाज़ यहाँ फ्रंट से आता है जो कि बहुत ही इरिटेटिंग होता है। जिनके पास ये SP125 है मुझे दोस्तों बताइएगा कि आपके बाइक में भी ऐसी आवाज़ आती है या मेरे साथ ही ये प्रॉब्लम है। लेकिन जहाँ तक मैंने और भी SP125 बाइक चलाई हैं दोस्तों उसमें मैंने सेम प्रॉब्लम फेस किया है। तो ये कंपनी को इस पर वर्क करना चाहिए था कि इसके जो सस्पेंशन है थोड़े से सॉफ्ट रखने चाहिए थे जिससे कि झटके कम लग सके, क्योंकि स्टीपर जो सस्पेंशन होता है वो अच्छा होता है जब आप कॉर्नरिंग कर सके और या फिर हाई स्पीड में चल सके उसके लिए अच्छा होता है। लेकिन इसमें जो कंपनी ने टायर दिए हैं यहाँ पर दोस्तों ये इतने पतले हैं कि आप इससे कॉर्नरिंग तो कर ही नहीं सकते। यदि आप कॉर्नरिंग करने जाएंगे तो डेफिनेटली आप स्किड कर जाएंगे। तो कंपनी को इसके सस्पेंशन में वर्क करना चाहिए था दोस्तों, एक सॉफ्ट सस्पेंशन देना चाहिए था जिससे कि हम अच्छी राइड कर सकें। तो आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं इसके 5वें डिमेरिट्स की तरफ जो कि है इसकी प्राइस। अब आप कहेंगे प्राइस क्यों, तो दोस्तों ये 95,000 मुझे ऑन रोड पड़ी है डिस्क वेरिएंट। आप देख सकते हैं ये डिस्क वेरिएंट बाइक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, उस समय आप जब मैंने इसे परचेज़ किया था 1 साल पहले तो पल्सर भी इससे कम पेमेंट में ग्लैमर भी कम पेमेंट में मिल रही थी मुझे। लेकिन मैंने इसे कंसीडर किया था क्योंकि कहीं ना कहीं एक नई बाइक थी मार्केट में और इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल काफ़ी अच्छे थे। पर दोस्तों इसमें जो डिस्क वेरिएंट था उसका जो प्राइस था एक्स शोरूम वो 83,000 था और जो ड्रम वेरिएंट था दोस्तों उसका जो प्राइस था वो 78,000 के नियर बाई था, जो कि बिग डिफरेंस था डिस्क और ड्रम में। 5,000 का एक लंबा डाका डाल दिया था कंपनी ने आपकी जेब में, क्योंकि डिस्क और कुछ वायर जो आपके बढ़ जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ जो वायर हैं, ये जो वायर हैं इसका कॉस्ट बढ़ता है डेफिनेटली 2 से 2,500-3,000 रुपये कंपनी को यहाँ पर बढ़ा देने चाहिए थे डिस्क वेरिएंट के, जैसे कि पल्सर या ग्लैमर करती है। मैंने देखा था उनका भी, मैंने उस समय ये सब जानकारी मैंने ली कि उनके ड्रम और डिस्क में क्या डिफरेंस है। तो उन्होंने बताया था कि 2,500 से 3,000 रुपये का डिफरेंस है, पर यहाँ पर कंपनी ने सीधे 5,000 रुपये लूट लिए हम लोगों से डिस्क के नाम पर। तो कंपनी को ये थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि मार्केट में अदर कंपनियाँ कितना प्राइस गैप रख रही हैं ड्रम और डिस्क के बीच में। तो यहाँ पर होंडा को भी अपने डिस्क वेरिएंट का प्राइस थोड़ा कम करना चाहिए था, जो कि मेरे हिसाब से ये इसका डिमेरिट्स है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके 6ठे डिमेरिट्स की, जो कि है इसकी इंजन हीटिंग की प्रॉब्लम। दोस्तों इस बाइक को आप जब चलाएंगे दोस्तों, और ख़ासकर जब इसे आप समर में लेके चलते हैं, तब आपको अपने पैरों में काफ़ी ज़्यादा हीट महसूस होती है। यदि आप शूज़ वियर करते हैं तो सॉक के ऊपर का जो हिस्सा होता है आपका दोस्तों, वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा गर्मी महसूस होगी। या आप स्लीपर में हैं तब तो आप इस बाइक को चला ही नहीं सकते दोस्तों गर्मियों में, इतनी ज़्यादा हीट इशू पैदा होती है इसमें। लेकिन यदि आप बात कर लेते हैं ठंडी में तो वहीं पर आपको ये कहीं ना कहीं अच्छा लग सकता है। लेकिन कंपनी को इसकी जो हीटिंग इशू है उसे दूर करना चाहिए, क्योंकि अदर बाइक भी देखी जाए तो इतना ज़्यादा हीट नहीं करती हैं। तो ये हीटिंग इशू जो है इसमें कंपनी को इसको दूर करना चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये इसकी कमी को कहना चाहता हूं, पर साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो जितने जल्दी ये हीट होता है बहुत जल्दी अपने को मैनेज भी कर लेता है और कूल भी हो जाता है। लेकिन जो इसकी हीटिंग का जो दायरा है बहुत ज़्यादा है, स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा हीट हो जाता है कि लगता है जैसे पैर जल जाएंगे। और अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसके 7वें डिमेरिट्स के बारे में दोस्तों, जो कि है इसकी सीट हाइट।
अब आप कहेंगे इसकी सीट से ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई, इसकी सीट हाइट क्या है। तो कंपनी ने इसमें जो मेंशन किया है कि इसमें आपको 790 mm का सीट हाइट मिल जाता है, लेकिन वो मुझे कहीं ना कहीं गलत लगता है। आप लोग ज़रूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों यदि आपके पास मेजरमेंट टेप है तो आप इसे डेफिनेटली चेक करिएगा और बताइएगा मुझे भी कि क्या इसकी सीट हाइट एक्चुअल में 790 है कि नहीं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो हाइट है दोस्तों यहाँ पर वो 5'7" है और इस पर मैं जब बैठ जाता हूँ उसके बावजूद भी मेरे जो पैर हैं वो ज़मीन से थोड़े से ऊपर रहते हैं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जो मैं जब बैठता हूँ तो मेरे जो दोनों पैर हैं ज़मीन में अच्छे से टिके नहीं रहते हैं। और जब आपके पैर ज़मीन में अच्छे से नहीं टिके होंगे तो आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस अपना लूज कर जाते हो। एक बार आप पूरी बाइक को अच्छे से देखिए दोस्तों। यहाँ पर ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, अभी मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊँगा आगे वीडियो में। तो आपको क्या दिखा दोस्तों पूरी बाइक में, मैं बताऊं। आपको दिखा होगा फाइबर, प्लास्टिक, प्लास्टिक, फाइबर, 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 फिर आपका प्लास्टिक, फाइबर, प्लास्टिक। सारी पूरी जो बाइक है दोस्तों यहाँ पर वो फाइबर और प्लास्टिक से बनी हुई हैं। नो डाउट आज सभी कंपनियां फाइबर और प्लास्टिक की तरफ ज़्यादा बढ़ रही हैं ताकि वो बाइक की जो वेट है उसको कम कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं ये वेट बस का ही मैटर नहीं होता दोस्तों, ये कॉस्ट कटिंग का भी मैटर होता है। कंपनियां कम से कम बजट में बाइक देना चाहती हैं और हमसे ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस ले रही हैं। ये कहीं ना कहीं मुझे गलत लगता है। कंपनियों को ध्यान देना चाहिए कि एक ड्यूरेबल प्रोडक्ट बनाएं, और ड्यूरेबल प्रोडक्ट तभी रहेगा जब उसमें मेटल भी यूज़ होगा या स्टील यूज़ होगा, जैसा कि हीरो स्प्लेंडर में आपको मिल जाता है। तो कंपनी को यहाँ पर इस पर ध्यान देना चाहिए। सारी गार्ड आप देखिए, हीरो में आपको स्टील का मिलता है पर आपको यहाँ पर फाइबर का मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आप जो देखेंगे चेन गार्ड ये भी प्लास्टिक का है। ये सब एक बार फिर भी मैं मैनेज कर लेता। कंपनी ने फाइबर प्लास्टिक किया है। सभी कंपनियां लुक बढ़ाने के लिए आजकल प्लास्टिक फाइबर का ही इस्तेमाल कर रही हैं, बाइक को हल्की बनाने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रही हैं। पर दोस्तों यहाँ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि कंपनी ने, ये आवाज़ सुन रहे हैं, प्लास्टिक इंजन भी प्लास्टिक का दे दिया। गलत है दोस्तों ये। और ये एक ECG मोटर है, आपको पहले मैं बता देता हूँ। ये ECG मोटर है। आपने सुना होगा कि होंडा ने कुछ समय पहले ECG मोटर का आविष्कार किया था, जिसे आप जानते होंगे कि बाइक जब स्टार्ट करेंगे आप तो वो साइलेंट स्टार्ट होती है, आपको पता ही नहीं चलता कि कब बाइक स्टार्ट हो गई है। लेकिन उसकी वजह से, इस ECG मोटर की वजह से आप देखेंगे ये इंजन का जो पार्ट्स है दोस्तों ये थोड़ा बाहर भी आ गया है। यदि कल को बाइक गिरती है या फिर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है बाइक के साथ तो आपका नुकसान होने के जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि पूरी बाइक प्लास्टिक और फाइबर की है। और आपको ये भी पता होगा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके लिए नॉलेज के लिए बता दूं कि इंश्योरेंस में प्लास्टिक पार्ट जो होते हैं वो बहुत कम कंसीडर किए जाते हैं, मतलब उसके जो वैल्यू आपको मिलता है वो बहुत कम मिलता है। मेटल का आपको लगभग 100% पूरा रिफ़ंड मिलता है। तो ये एक डिमेरिट्स मेरे हिसाब से इस बाइक का है। कंपनी को इसमें मेटल पार्ट्स भी इस्तेमाल करने चाहिए थे, खासकर इंजन में तो बिल्कुल ही कर देने चाहिए थे, चैन कवर में कर देने चाहिए थे, जिससे इसकी ड्यूरेबिलिटी बनी रहती दोस्तों और गिरने में ज़्यादा नुकसान ना हो। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके 9th डिमेरिट्स के बारे में, जो कि इसके है पेंट क्वालिटी को लेके। इसमें जो आपका पेंट इस्तेमाल किया है कंपनी ने वो बिल्कुल ही मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कई जगह से इसके पेंट निकल रहे हैं और वहाँ पर जंग लगता जा रहा है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा पास करके, ये जूम मैं कर रहा हूँ। ये देखिए आप, यहाँ पर आप देखेंगे ये जंग लग चुका है बाइक में। साथ ही साथ यहाँ पर भी जंग लग चुका है। और मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, एक दो जगह और भी इसमें जंग लग गए हैं बाइक में। ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, थोड़ा जूम करता हूँ, ये आप देख रहे होंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मैं लाइट बढ़ा देता हूँ इसकी, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर जंग लग गए हैं। अभी ये बाइक 1 साल पुरानी ज़रूर हो गई है दोस्तों, पर जिस तरह से मैं इसे केयर करके इसे रखता हूँ उसके बावजूद भी इसमें पेंट का निकलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। कि कंपनी को कम से कम 95,000 को जस्टिफाई करना चाहिए था, एक अच्छा पेंट इसमें देना चाहिए था। ये चीप क्वालिटी के जो पेंट होते हैं जिसकी वजह से बाइक जल्दी ही पुरानी दिखने लगती है, ये सब कंपनी को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि होंडा एक रिलायबल नाम है और आप
सबसे ज़्यादा पैसे भी चार्ज कर रहे हो 95,000, क्योंकि मेरे ख्याल से होंडा एसपी अब इसके पहले, अब तो नहीं कहूँगा, पर इसके पहले सबसे ज़्यादा महंगी बाइक थी अपने सेगमेंट की। तो कंपनी को इस पर अच्छा वर्क करके देना चाहिए था पेंट का। लास्ट बट नॉट अ लीस्ट, इसका जो 10th नंबर का डिमेरिट्स है दोस्तों, वो है इसका सर्विस चार्ज प्राइस। आप कहेंगे वो क्या था, तो वो दोस्तों मैं बताता हूँ। जब मैं पहली बार इसकी सर्विसिंग कराने गया 750 किलोमीटर के बाद, तो मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया। वो इसलिए क्योंकि इसका जो सर्विस चार्ज निकल के आया दोस्तों, वो था 650 रुपीज़। आपको मैं बता दूँ, इसके पहले मेरे पास जिक्सर SF थी, सुजुकी की जिक्सर SF 155 सीसी बाइक, और जब मैं इसकी सर्विस ऑथराइज शोरूम से ही कराता था, तो उसका जो चार्ज निकल के आता था दोस्तों, वो आता था मात्र 600 रुपीज़, और ये है 125 सीसी। मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक छोटी सेगमेंट की बाइक का सर्विस चार्ज इतना ज़्यादा कैसे आ सकता है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा लगा, इसके सीसी को कंसीडर किया जाए तो ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा। यहाँ पर कंपनी को थोड़ा कम पैसों में इसकी सर्विस रखनी चाहिए थी। कंपनी यहाँ भी कहीं ना कहीं सीधे हमारे जेब में डाका डाल रही है और हमसे ज़्यादा पैसा निकाल रही है। एक बार बाइक आप ले लोगे तो डेफिनेटली है कि आप ऑथराइज शोरूम से ही अपनी बाइक को ठीक कराओगे या सर्विस कराओगे, क्योंकि ये FI बाइकें हैं। बाहर यदि आप मार्केट में ठीक कराने जाते हो तो इतने अच्छे अभी आपको मैकेनिक्स नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में रहा इस बाइक के बारे में, इसमें 10 जो छोटी छोटी कमियां थीं उसके बारे में। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वियर दी हेलमेट, सेफ राइडिंग। जय हिंद।